प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंटली आपके मन में आपके पर्सन को लेके क्या ब्लॉकेजेस हैं और आपके पर्सन के मन में करंटली आपको लेके क्या ब्लॉकेजेस हैं, और उसके साथ मैं आप दोनों का ही एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, डीएनए ट्रॉमा चेक करूँगी। अगेन पास्ट लाइफ की तरह ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी इंडिविजुअल होता है और ये कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ, बट अगेन मैं कोशिश करती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग में ही किसी ना किसी तरह से ऐसा कुछ इनकॉर्पोरेट कर दूँ तो कि वो वहाँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। सी, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। मेरे एंसेस्ट्रल ट्रॉमा आपके एंसेस्ट्रल ट्रॉमा नहीं हो सकती है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू ट्रीट दिस कलेक्टिव एज वन यूनिट। मैं इंडिविजुअल नहीं देख रही हूँ। जैसे मैं कलेक्टिव रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जी पिक करती हूँ, वैसे ही कलेक्टिव एनर्जी को वन यूनिट पकड़ के मैं एंसेस्ट्रल ट्रॉमा चेक करूँगी, और सिमिलरली कलेक्टिव के पर्सन को एक यूनिट की तरह ट्रीट करके मैं आपके पर्सन की एंसेस्ट्रल ट्रॉमा या डीएनए ट्रॉमा चेक करूँगी। ट्रॉमा का पैटर्न सेम होगा, ऑफ कोर्स उसका रूट कॉजेस या रिएक्शंस वो आपके कहानी अनुसार डिफ़र करता रहेगा, तो आप उसी तरह से देख लीजिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो वाला रखो, बाकी जाने दो। कलेक्टिव रीडिंग में किसी की भी पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर एनर्जी आपके लिए हो, हर कार्ड आपके लिए हो। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि मल्टीपल लोग हैं। ऑल्सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखिएगा। ना खुद को कभी फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 3D वाले फैक्टर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी को पिक करता है। तो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा, क्योंकि कार्ड्स का डिसीजन होता है, आई डोंट ओन द कार्ड्स ओन मी। सो कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी अमंग द कलेक्टिव एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी अमंग द कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। अब रेजोनेट होगा नहीं होगा ये तो आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ। सो ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो पहले आपका देख लेते हैं। करेंटली आपके मन में आपके पर्सन को लेके क्या ब्लॉकेजेस है। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। Settling is the bottom of the deck. Procrastinate, burnt out, too hard. These are the 3 cards. अच्छा, सेटलिंग आपको ओवरऑल जो शिकायत है, ब्लॉकेज है आपके पर्सन से, वो ये है कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसके लिए राइट नहीं है। just because it is his or her comfort zone, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से आपके पर्सन वहाँ है, because it's a toxic environment, but since toxicity is familiar for your person is feeling safe with the other person. यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत प्रोमिनेंटली आया है, सो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स के थर्ड पार्टीज़ है, और थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स,
lovers, ex crush, anything. It can also be situation, health, finance, anything. So अभी जो मेन ब्लॉकेजेस है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन जानते हैं कि जिस सिचुएशन में वो है या जिसके साथ वो है दैट इज़ नॉट राइट फॉर देम, फिर भी जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ नया करने से डरते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो हेल्दी, इसका भी बहुत ट्रॉमा है, आपके पर्सन के बहुत सारे ट्रॉमा है, आपके पर्सन ने दुनिया देखी हुई है. योर पर्सन हैज़ सफर्ड अ लॉट, स्पेशली इमोशनली. योर पर्सन हैज़ सफर्ड अ लॉट थ्रू आउट हिज और हर लाइफ एज अ रिजल्ट. और ये बचपन से ही ना टॉक्सिसिटी में ही बड़े हुए हैं. सो टॉक्सिसिटी इज़ सेफ फॉर योर पर्सन. और आपके पर्सन भी शायद जानते हैं कि जहाँ है, जिसके साथ है या जिस सिचुएशन में वो है दैट इज़ नॉट सर्विंग हिज और हर पर्पस, वहाँ से उसको निकलना है. और शायद निकलने की आस से ही वो आपके पास आए थे, पर अल्टीमेटली बूमेरंग होके वही वापस चले गए. सो सबसे बड़ी ब्लॉकेज आपको इस बात का है कि आपके पर्सन जानते हैं कि जिस सिचुएशन में वो है या जिसके साथ वो है दैट इज़ नॉट राइट फॉर देम, जस्ट बिकॉज इट फील सेफ, दैट इज़ देयर कंफर्ट जोन, वो वही फंसे हुए हैं. ही और शी, आपके पर्सन इज सेटलिंग फॉर समथिंग विच इज़ नॉट राइट फॉर नीदर देम नॉर फॉर यू. उनके, आपके पर्सन के स्टूपिडिटी की वजह से, बैड डिसीजन की वजह से आप सफ़र कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप सफ़र कर रहे. ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज है आपके मन में आपके पर्सन को लेके, एंड जायज़ भी है, इट्स जस्टिफाइड. अगर ऐसा सिचुएशन है तो योर ब्लॉकेज, योर कंप्लेंट इज़ एब्सोल्यूटली जस्टिफाइड. सेकंड इज़ प्रोक्रेस्टिनेट. आपका पर्सन ना बहुत डिले करते हैं, हर चीज़ को डिले करते हैं. जो चीज़ जल्दी हो सकती है बहुत देर से आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, इतना देर आपको वेटिंग मोड पे रखे हुए हैं बेयर मिनिमम देके जस्ट टू कीप यू हुक्ड ऑन. ये जो उनका जो प्रोक्रेस्टिनेशन का स्वभाव है, ये जो हर चीज़ डिले, हाँ हो जाएगा, भरोसा रखो, कर दूंगी, रुको, ये प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको, दिस इज़ द ब्लॉकेज. इतना कि यू आर फेड अप, यू आर लिटरली गिविंग अप ऑन योर पर्सन. और कितना इंतज़ार करवाएगा? बच्चा तो नहीं है, थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती की, इसने ब्लैकमेल किया, उसने वाइट मेल किया, बच्चा थोड़ी है. जो भी है, मतलब जो भी ट्रॉमा है, whatever है, as matured individuals it is our responsibility to remain accountable to our actions. The words and actions must match. सो ये ब्लॉकेज भी अगर है सच में तो इट्स ऑल्सो जस्टिफाइड. आपके पर्सन बहुत मेस्ड अप है, वो पड़े रहते हैं दिन. ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि 2 दिन मतलब नहाते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, मेस्ड अप रहते हैं, गंदगी में रहना पसंद है. मेस्ड अप हाउस, गंदगी मतलब ऐसा नहीं है कि गू करके वहाँ सोए हुए हैं, इट्स नॉट दैट. इट्स लाइक दैट ये घर वर एकदम पर्दे खींच के ऐसे लेटे रहना, कुछ मत करना. दिस प्रोक्रेस्टिनेशन मोड इज़ योर, आपको लगता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द बिगेस्ट ब्लॉकेज इन योर रिलेशनशिप. इसकी तरफ से ये गलत लोगों के साथ ही रह रहे हैं, चीज़ों को डिले कर रहे हैं, आपको वेटिंग मोड पे रखे ही जा रहे हैं. ये एक ब्लॉकेज, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में. बर्नड आउट. अभी ना आपके पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, सो मच सो दैट यू गेट एग्जॉस्टेड, यू गेट बर्नड आउट. और वो कहते हैं कि वो बर्नड आउट हो गए हैं आपके ट्रिगर से, आपके नैगिंग से, आपके कॉन्स्टेंट रैंटिंग से, वो बर्नड आउट हो गए. बट ऐसा नहीं है. आपके पर्सन जब देखो तब हाँ मैं थक गया, हाँ अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि इस बारे में बात कर सकूँ, तुम्हें नहीं पता है मुझे कितना प्रेशर है लाइफ में, कितने और चीज़ों में मैं पड़ा हूँ, या व्हाटएवर. हमेशा बहाना. और कभी जब भी रिलेशनशिप की बात आए वो एग्जॉस्टेड एनर्जी में ही रहते हैं. एक्सक्यूज़ द लाउड स्पीकर्स, यहाँ किड्स कार्निवल स्टार्ट हो रहा है. आज इनॉग्रेशन है तो ये माइक बजती रहेगी, खिड़कियाँ सारे बंद हैं, बट आई कांट कंट्रोल इट. अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है सुनने में तो मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. द यूनिवर्स डजंट वांट यू टू लिसन टू दिस.
अदरवाइज जो लोग सुन पा रहे हो, यू कैन कैरी ऑन। सो हमेशा हर बात में इसका चुस्ती फुर्ती रहती है, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप, बात करना, ये एग्जॉस्टेड है। इसमें वो आज नहीं, फिर कभी मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये आप भी इस मतलब इतना ये ट्रिगर करते रहते हैं, ये सब इतना अवॉइड करते रहते हैं, एक मिनट, ओके, सो इतना ट्रिगर करते हैं, उनके वजह से आप परेशान हो जा रहे हो, आप बर्नड आउट एनर्जी में जा रहे हो, आपको यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर गेटिंग इनटू द मून एनर्जी। और हाँ, आपके पर्सन भी बहुत ओवर थिंक करते हैं, इतना सोचने का कुछ है ही नहीं, जितना सोचते हैं उससे अगर आधा भी या फिर पौने भी, उससे जितना 100% वो जो ओवर थिंकिंग करते हैं, वहाँ से अगर वो 2% भी एक्चुअल में एक्शन ले लेना, तो आपकी रिलेशनशिप सुधर जाएगी। पर नहीं, सोचना है, सोचते सोचते एग्जॉस्टेड होकर सो जाना है, माथा ख़राब करना है, पर एक्शन नहीं लेना है। खुद भी थक जाना है, आपको भी थका देना है, सोच के। एंड थर्ड कार्ड इज टू हार्ड। आपके पर्सन को आपके पर्सन और आपके पर्सन के अलग फैमिली हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, या आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, व्हाटएवर, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इट्स लाइक टू हार्ड का कार्ड है। इट्स लाइक दैट आपके पर्सन को लगता है कि सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स टू हार्ड, दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी टू हार्ड, मैं नहीं निकल पाऊंगा वहाँ से, मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। जो फ्री फ्लोइंग, जो स्पॉन्टेनिटी को वो फॉलो नहीं करते हैं। आपको वही लग रहा है कि हर चीज़ों को आपके पर्सन कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एक सिंपल चीज़ को भी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उनको इतनी कोई बड़ी बात है भी नहीं, एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा डिसीजन है जिस पर कायम रहना है, एक छोटा सा डिसीजन है जिस पर कायम रहना है, वो भी आपके पर्सन से नहीं हो पा रहा है। इट्स नॉट दैट हार्ड, लव फ्लोज नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, ऑल्सो समवेयर और द अदर। आपको ये भी एनर्जी आया है, दोनों ही आपके लिए आपके पर्सन के लिए हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। योर पर्सन ट्राइज टू हार्ड टू जस्टिफाई हिज और हर इमोशंस। नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, चिकन्स आउट फ्रॉम बीइंग इमोशनली वल्नरेबल, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, फाइट्स हिज और हर ओन इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस, हमेशा जस्टिफाई करना। अगर आपको वो मिस भी कर रहे हैं तो यही जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, ये मेरा मन का भ्रम है। एक्सेप्ट नहीं करते, प्यार करते हैं आपसे, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, आप इम्पोर्टेंट हो, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप जानते हो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर योर पर्सन, और आप जानते हो कि आपके पर्सन भी जानते हैं दिस इज यू टू आर मेड फॉर ईच अदर। यही वाइब आ रहा है आज के कलेक्टिव से, आप दोनों ही ये जानते हो, इट्स अ सोल कनेक्शन, पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो यही बात से खुद को यही जस्टिफिकेशन देते हैं। आपके प्रति इनका जो सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, उसको रिप्रेस करके वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो जहाँ है, जिसके साथ है, सही है। या फिर आप अगर एक छत के तले भी रह रहे हो, तो वो जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है, ओपनिंग योर हार्ट जो होता है, वो कभी दिल खोल के आपसे बात ही नहीं करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, कुछ नहीं पता, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। जबकि आप शायद पैराग्राफ्स लिखते रहते हो आपके पर्सन का, ऑल द लवी डवी शिट, पर उसके उत्तर में शायद एक वर्ड का कुछ इमोजी आता है या ऐसा कुछ आता है, वो भी बहुत दिनों बाद, या व्हाटएवर, आई डोंट नो, जस्ट सेड। सो ऐसा, और आप जानते हो कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखा है या वो नहीं प्यार करते हैं, बट अगेन दैट इज़ द ब्लॉकेज। आपके पर्सन हर चीज़ को ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो आपको लगता है कि आपके पर्सन, आपको करेंटली यही आपके पर्सन से कंप्लेंट्स या ब्लॉकेजेस जो है वही है। सो अभी देखते हैं कि
आपके पर्सन के मन में करेंटली आपको लेके क्या ब्लॉकेजेस है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Walking away is the bottom of the deck. आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत जल्द वॉक अवे कर रहे हो। उनको लग रहा है, ये उनका थॉट्स है, मैं नहीं बोल रही। उनको लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हो, इतना भी कुछ हो नहीं गया है। योर डिसीजन टू मूव ऑन, ये कुछ ज़्यादा ही क्विक डिसीजन है। थोड़ा सा चैलेंजेस आ गया और आप मूव ऑन कर गए, आप वॉक अवे कर रहे हो। लाइक अगेन नाउ दिस, वो होता है ना कि टैली हो जाता है। देखो सेम एनर्जी आया है, एक ही पर्सन का आपके वहाँ और यहाँ सेम एनर्जी आया। क्योंकि देखो मैंने लास्ट कार्ड में क्या कहा था, 2 हार्ट। आपके पर्सन हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी देखो एक्चुअली चैलेंजेस से ये भागे थे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई थी तो ये भाग गए थे, इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे वॉक अवे कर रहे हो, तो इनको लग रहा है इतना कुछ नहीं हो गया है कि आपको चले जाना चाहिए, इतना बड़ा भी कुछ नहीं हो गया है। चैलेंजेस तो आते रहेंगे रिलेशनशिप में, छोड़ के जाना थोड़ी ना कोई है। अरे छोड़ के आप नहीं गए थे, छोड़ के वही गया था। अब बस अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो तो है ही नहीं लाइफ में। अगर है भी तो वो ना रहने की बराबर है। सो हाँ, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप रुको एंड वर्क इट आउट, आप करो, आपके तरफ से एफर्ट होना चाहिए। So that is the overall energy, but good thing that you are walking away. At least your person is feeling so. Rushing. आपके पर्सन को लगता है कि you are always hurrying love. हर चीज़ में आप बहुत रश करते हो, बहुत जल्दबाजी करते हो। जल्दी जल्दी प्यार, जल्दी जल्दी कमिटमेंट, जल्दी जल्दी शादी करो, जल्दी जल्दी थर्ड पार्टी को छोड़ के आओ। हर चीज़ में बहुत जल्दबाजी करते हो। इतना जल्दबाजी वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा। ऑफ कोर्स डिवाइन टाइमिंग विल बी एट प्ले, बट वी ऑल्सो हैव टू डू आवर पार्ट। आपके पर्सन ये समझते नहीं है। ऑल्सो आप जल्दबाजी करते हो, ओके, यू बिकम क्वाइट नैगिंग एट टाइम्स। थोड़ा सा बेताल बन जाते हो, चढ़ जाते हो पीठ पे। एवरीथिंग इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट वो इसीलिए होता है ना, बिकॉज ऑफ योर पर्सनस नॉन एक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो उसका प्रोक्रेस्टिनेशन आया है, आपकी तरफ से रशिंग, मतलब आप उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके लिए रशिंग। आपको लगता है आपके पर्सन हर चीज़ डिले करता है, आपके पर्सन को लगता है आप हर चीज़ रश करते हो, हर चीज़ जल्दबाजी में करते हो। अच्छा है, इसीलिए कहा था ना कि जैसा देव वैसा देवी। सो ठीक है। सो आपको लगता है वो लेट, सब कुछ लेट लतीफ़ है, और इसको लगता है कि आप हमेशा घोड़े पे सवार होते हो। इतना जल्दबाजी आपको शायद नहीं करना चाहिए, ये उनको लगता है। उनको अपना टाइम चाहिए। अब वो टाइम कब है? देखो ये व्यक्ति का, इस प्राणी का जो एनर्जी है ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला ही है। आप ना रियलिस्टिक, आपका जो कंप्लेंट्स है ना वो काफ़ी रियलिस्टिक है, पर ये ना अभी ख्यालों में है। आया ही है इमोशनल, वो वाइब आया है, इमोशनल बंदा या बंदी है। आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हो। आप जो ब्लॉकेजेस डिटेक्ट किए हो वो बहुत ही पिन पॉइंटिंग है। और आपके पर्सन का देखो ब्लॉकेजेस कैसे ऐसे फ्लोटिंग वाला, ख्यालों में रहने वाला। वो प्रोक्रेस्टिनेशन का कार्ड आया था ना, ऐसे लेट के सोच रहे हैं, वैसा वाला। सोच सोच के ये पागल होते हैं। एक मिनट रुको तो देखते हैं वो आपका क्या आया था। सेकंड कार्ड आपका क्या आया था? ओह, मैंने तो ये कर दिया, शफल कर दिया। एनीवे, आपको याद होगा, आप टैली कर लो। सेकंड कार्ड आपके पर्सन के मन में आपको लेके जो ब्लॉकेजेस है वो है लव सक्स। इट्स लाइक उसको लगता है कि अभी आप उसको प्यार करते ही नहीं हो।
इट्स ऑल डिस्ट्रॉयड नाउ, यहाँ और कुछ हो नहीं सकता है। यू हैव क्लोज्ड योर हार्ट, यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव। देखो ये टूटा हुआ घर में ऐसे ऐसे करके बैठे हैं। एक्चुअल में आपके पर्सन का ये बर्नड आउट एनर्जी है, वो खुद अगेन आप याद आया आपका बर्नड आउट आया था, इसका लव सक्स आया है। सो बर्नड आउट वहाँ भी ऐसे सर पकड़ के ही था, यहाँ भी सर पकड़ के है। देखो एनर्जी टैली हो रहा है, रीडिंग एकदम सही है जिनसे रेजोनेट होती है। सर पकड़ के बैठे हैं, दुखी है, टेंशन, दुखी से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अपना जो सजा सजाया घर था वो पूरा एकदम टूट गया, एकदम बर्बाद हो गया। अभी आपका हार्ट उसके लिए बिल्कुल बंद हो गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। फॉर यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव। अभी कुछ अभी आपको छोड़ देना चाहिए। यू हैव उसको लगता है अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अभी हील होने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब आप हील हो जाओगे तब सोचेंगे, तब देखेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, ये जो अब्यूसर्स होते हैं ना, ये लोग को थेरेपी की ज़रूरत होती है, पर इनके विक्टिम्स थेरेपी के लिए जाते हैं, ये लोग कभी थेरेपी के लिए नहीं जाते। टॉलरेटिंग अब्यूज़, आपके पर्सन को लगता है आप उनको अब्यूज़ कर रहे हो, इमोशनली प्रेशराइज कर रहे हो। देखो फिर से इसका आपके पर्सन के लिए कार्ड्स आए हैं, देखो ओवर थिंकिंग का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। यस, योर पर्सन इज़ डिप्रेस्ड, योर पर्सन इज़ इन पेन, और अच्छा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, अपने आप को दोष मत दो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। जो बोओगे वही पाओगे। सो you ultimately at the end of the day ना, you have to face your unconscious mind। हर आईने को अवॉइड कर सकते हो, जो बाथरूम में आईना लगा हुआ है ना, जिसके सामने आपको कभी ना कभी दिन में एक बार नंगा होके खड़ा होना ही पड़ता है, उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, उसकी तरफ आपको देखना ही पड़ता है। तो उसका अभी गिल्ट बोल रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसका गिल्ट उसको अब्यूज़ कर रही है, उसको जीने नहीं दे रहा। वो होता है ना गिल्ट, खाना अंदर से खाए जाना, शून्यता, वॉइड। इट्स लाइक समवन, इट्स योर गिल्ट इज ईटिंग यू अप। पर आपके पर्सन को लगता है कि आप जानबूझ के आपके पर्सन को अब्यूज़ कर रहे हो, इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो, दूसरों को शायद इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके खिलाफ भड़का रहे हो। मोर देन दैट, व्हाट द प्राइमरी एनर्जी इज़ दैट आप हर चीज़ में, हर तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, कह रहे हो, इवन ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप कर रहे हो। वो होता है ना कि अगर आप गिल्टी हो तो आपको लगेगा कि हर फेसबुक पोस्ट ही आपके बारे में है। आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है, हर तीर वो अपने आप पर ही ले रहा है, उसको लग रहा है कि हर चीज़ उसके बारे में ही हो रहा है। आप उसको इमोशनली प्रेशराइज कर रहे हो, ट्रॉमाटाइज कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो अभी यही ब्लॉकेजेस है आप दोनों को एक दूसरे के प्रति। अभी मैं देखूंगी कि आपके क्या एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है जिसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। इतने सारे कार्ड्स नहीं, वन कार्ड। ओके, आपके पर्सन का कौन सा एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है जिसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। फियर ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आया है और आपके पर्सन के लिए आया है लोनलीनेस वुंड। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। नो डाउट मैच हो गया है, आपकी एनर्जी मैच हो रही है, नहीं हो रही है बात की बात है, पर आज कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी तो मैच हो गया है, दैट्स फॉर श्योर। एनीवे, आपका कार्ड है फियर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सी, आपके एंसेस्टर्स ना, they always feared wealth or prosperity due to guilt or societal pressure। कभी कभी होता है ना कि आपके पास अगर बहुत कुछ है तो आपको ये महसूस करवाया जाता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते हो, प्रेशर क्रिएट किया जाता है,
कि आपको वहाँ से अनजस्टफुली, जो डिज़र्व भी नहीं करता उसको एक शेयर दे देना पड़ेगा। एज इफ आप कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो सक्सेसफुल होके। आप प्रेशर क्रिएट करना, गिल्ट क्रिएट करना, फियर क्रिएट करना कि देख तू अगर वो प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो तेरे घर वालों के साथ अच्छा नहीं होगा, या समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर। So there was always this guilt, fear, pressure associated with success, wealth, prosperity. Prosperity is also sukoon. Wealth and prosperity, जब हम बोलते हैं, wealth is of course material wealth and prosperity is emotional wealth, जो material wealth के बदौलत मिलती है। We feel so stable, so secure जब हमारे पास पैसे होते हैं, राइट? लेट्स फेस द ट्रूथ, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। सो वी फील सो रिलैक्स्ड कि हाँ ठीक है अभी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अभी ना आप क्या कर रहे हो, आप इट्स डिफ़िकल्ट, आपको भी होता है डिफ़िकल्टी इन एक्सेप्टिंग वेल्थ, सबोटाजिंग सक्सेस, फीलिंग अनवर्दीनेस। रिलेशनशिप में आपको हमेशा लगता है शायद आप ही ओवरपोर कर रहे हो, आप ओवर गिव कर रहे हो, मे बी आप पैसों से या ज़्यादा करना चाहते हो, ज़्यादा आज ये खरीद के दे रहे हो किसी को। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप विथ योर पर्सन बट अबाउट एवरीवन। आपको लगता है कि आपके पास पैसा आया है तो लोगों के लिए आपको खरीद के कुछ देना पड़ेगा। नहीं, इट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू। नहीं करोगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी, पर आपको वो एक्सेप्ट करने में गिल्ट होती है। आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि अरे नहीं ये तो मैंने किया, आपके लिए किया ये। एंड यू आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव फाइनेंशियली हेल्प्ड योर पर्सन ऑल्सो, हेल्प्ड, या फिर यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर पर्सन। आपको लगता था कि जितना आप मटेरियल प्लेजर, मटेरियल कंफर्ट आप अपने पर्सन को प्रोवाइड करोगे या लोगों को आपके आसपास के लोगों को प्रोवाइड करोगे, उतना ही ये आपका दायित्व है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देयर इज़ द सेंस ऑल्सो सबोटाजिंग सक्सेस। रिलेशनशिप के आड़े आप अपना करियर, अपना प्रोफेशन को दांव पे लगा दिए, नौकरी छोड़े हो या घर बैठ गए हो। यू अदरवाइज हैड अ ब्रिलियंट करियर, अभी करियर सफ़र कर रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, सोचा ही नहीं, क्योंकि हाय करियर के बारे में सोचना पाप हो जाएगा। रिलेशनशिप में हूँ, माई एंटायर फोकस शुड बी माई पर्सन। सो इट्स लाइक नौकरी भी करो तो डर के, लाइक सब कुछ करके फिर एज इफ क्या गुनाह कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस सेंस ऑफ अनवर्दीनेस, हमेशा अपने पर्सन को अपने आप से बेटर समझना, जबकि ये बात है नहीं। यू आर मच मोर अ लॉजिकल एंड अ वाइजर पर्सन एंड मोर लॉजिकल दैन योर पर्सन। एटलीस्ट कलेक्टिव की एनर्जी मैं बोलूँ तो, कलेक्टिव और कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी में अगर बोलूँ, कलेक्टिव की एनर्जी काफ़ी एलिवेटेड है दैन द कलेक्टिव पर्सन। आप अपना सब कुछ, अपना वेल्थ, अपना प्रॉस्पेरिटी इस एक रिलेशनशिप में दांव पे लगा दिए। हर रिलेशनशिप के लिए लगाते हो, इस रिलेशनशिप में तो पूरा आप अपना लाइफ बर्बाद कर लिए, क्योंकि आपको लगा कि यू आर अनवर्दी, आपको उसके वर्दी होना है, वो जैसा चाहे वैसा, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे चलना है। योर पर्सन इज लोनलीनेस वुंड। सो ancestors were isolated due to exile, caste or widowhood. आपके ancestors, it's not आपके person के ancestors, it's not that के throughout the generation ऐसा हुआ है। Maybe in some in one of the generation, या जो भी है वो DNA में तो रह जाता है ना, DNA में embedded हो जाता है। So हो सकता है आपके एंसेस्टर्स को अकेला कर दिया गया था। वो होता है ना कि अछूत करना, आउटस्कट कर देना, वनवास भेज देना। पहले होता था ना कि दूर हो जा,
या फिर शहर के ड्यू टू कास्ट सिस्टम हो सकता है, या फिर जो भी हो सकता है, या फिर विडोहुड, विधवाओं को पहले एकदम समाज से दूर कर दिया जाता था, या किसी और रीज़न की वजह से सामाजिक बहिष्कार हुआ था उनके एंसेस्टर्स का, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच इस अभी का उनका वो जो अभी रिलेशनशिप पे हो रहा है वो ये है कि फीलिंग मिसअंडरस्टूड और क्रॉनिकली अलोन। आपके पर्सन को हमेशा आपके पर्सन को लगता है कि कोई उसको नहीं समझता है, सब उसको गलत समझते हैं, और वो हमेशा अकेले ही थे, अकेले ही है और अकेले ही रह जाएंगे। उनको इट्स लाइक देयर इज़ अ सप्रेस्ड एंगर अगेंस्ट द सोसाइटी। वो दिल खोल के किसी को प्यार कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गेटिंग अबैंडन्ड। उनको लगता है कि किस पर भरोसा करूं, कोई कभी भी मेरा बहिष्कार कर सकता है, अबैंडनमेंट कर सकता है। सो ये रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ है। जब भी आपके पर्सन को लगा कि आप उसकी असलियत जान गए हो, उसका असली चेहरा पहचान गए हो, आप छोड़ के जाओगे, उससे पहले आपको छोड़ देना, आपका बहिष्कार कर देना। क्योंकि और अभी भी उनको ये परपेचुअली लग रहा है, देखो उनके जो कार्ड्स आया है उस हिसाब से भी उनको अभी भी परपेचुअली लग रहा है कि वो हमेशा अकेले ही रह गए हैं, सब उनको छोड़ के गए हैं। बचपन से ही शायद उनके प्राइमरी केयरगिवर्स, माँ बाप भी उनको उतना टेंशन नहीं दिया था, या माँ बाप से भी उनको अकेलापन लगा था ड्यू टू मे बी ही और शी वॉज फ्रॉम ए डिसफंक्शनल फैमिली। इवन अडल्टहुड में रिलेशनशिप्स में शायद बार बार उनका बहिष्कार हुआ है, अबैंडनमेंट हुआ है, और हमेशा अकेले ही रह गए हैं। तो और उनको हमेशा लगता है कि कोई मुझे नहीं समझता है, सब मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। शायद अब किस लिए वो अपने आप को समझा नहीं और पाते हैं, या फिर वट एवर रीजन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही और शी हैज स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि उनको लगता है समझाने बात का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सब मुझे गलत ही समझेंगे। ये ट्रॉमा उनके डीएनए में रह गया है। सो अभी ट्रॉमा हीलिंग के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि हीलिंग विल एक्चुअली डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये किसी तरह से भी कलेक्टिव में नहीं जा सकता है। बस मैं एक सिंपल सी बात समझती हूँ और ये बार बार दोहराती रहती हूँ और दोहराती रहूँगी। सिर्फ कर्म से कर्म को काटा जा सकता है। सो क्या ट्रॉमा है, क्या नहीं है, क्यों है, ये सब बेबुनियाद है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं। आज अगर हम कुछ चेंज भी करना चाहे तो वी कांट चेंज आवर जेनेटिक्स, राइट। जेनेटिकल मैपिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन फोकस ऑन आवर कर्मा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमें लगे, हमें खुद को लेके कुछ बैड फील हो। वी शुड फील एट पीस विथ आवरसेल्व्स, वी शुड बी हैप्पी विथ आवरसेल्व्स, यू नो वन सेकंड, एंड द हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद इन। आपके हैप्पीनेस की जिम्मेदारी, आपकी हीलिंग की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। यू नो व्हाट, सपोज मेरा यहाँ एक कट हो जाता है, मैं गिर जाती हूँ और यहाँ मेरा पूरा एकदम एक गहरा कट हो जाता है, तो मैं उस पर मतलब एक दिन लगाती हूँ पर कंटिन्यू नहीं करती। तो 2 दिन बाद मैं ऐसे बाल कंघी करते वक्त वो कंघी यहाँ लग जाती है और छिल जाती है और मैं दर्द से चीखने लगती हूँ। ये जो छिल गया इसके जिम्मेदार कौन है? कंघी नहीं, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ जो मेरी फुल ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया था। क्योंकि ये अगर घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता और मैं सतर्क रहती, जब तक ये घाव ना भरे सतर्कता के साथ कंघी करती, और जब ये घाव भर जाए इसके ऊपर अगर कंघी चलता भी तो मुझे दर्द नहीं होता। सेम विथ रिलेशनशिप्स, हमारी जिम्मेदारी होती है। ऑफकोर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चे थे, बट एज मैच्योर्ड एडल्ट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील आवरसेल्व्स बिफोर जंपिंग इनटू अ रिलेशनशिप। क्योंकि अगर हम लोग हील ना करके रिलेशनशिप के लिए जाते हैं ना, ये इट्स फॉर एवरीवन, चाहे वो आप हो, आपके पर्सन हो, जो भी हो, मैं सबके लिए ये एप्लीकेबल है। हम लोग वो नहीं करते, हम लोग रिलेशनशिप में जाते हैं और उस इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ट्रॉमा, हमारा ईगो इन्फ्लेटेड होते रहे। बट दैट इज़ नॉट हाउ द वर्क शुड बी डन। क्योंकि अगर हम लोग अनहील्ड होके रिलेशनशिप में जाते हैं तो रिलेशनशिप में भी हम अपना वही ट्रॉमा का रिफ्लेक्शन ही अट्रैक्ट करते हैं, वही पैटर्न अट्रैक्ट करते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस वी हील आवरसेल्व्स वी विल कीप ब्रेकिंग नॉट ओनली अस, ऑल्सो ऑल द पीपल we get into relationship with.
सो अपने आप अगर आप हील हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके दर्द के लिए आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके पर्सन के दर्द के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और ना ही आप दोनों के दर्द के लिए थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। ना कि मैं, सेम गोज फॉर मी ऑल्सो। मेरे दर्द के लिए ना मेरे पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ना थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। मेरे दर्द के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया था कि मेरे कौन से इनसिक्योरिटीज़ हैं। आई कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, सो मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अहंकार का कवर चढ़ा दिया। जब हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर वेरी ऑनेस्ट, सो जब बोलते हैं उसमें भी एक प्राउड फील आता है। ऑनेस्ट होना गलत बात नहीं है, द अहंकार एसोसिएटेड विद बीइंग ऑनेस्ट इज द गलत बात, क्योंकि इंसान ऑनेस्ट होगा, यही तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो लोग घूस लेके काम कर देते हैं हम लोग उसको ऑनेस्ट बोलते हैं कि घूस लेके काम तो किया, अरे घूस लेना ही तो गलत बात है। सो वो बट इतना कलयुग में इतना चीज़ें डिटोरियोरेट किया है कि घूस लेके भी लोग काम नहीं करते, तो जो लोग घूस लेके काम करते हैं हमारे लिए वही ऑनेस्टी का वो पैरामीटर हो जाता है। सो सी, बैठ के सोचो कि व्हाट आर योर ट्रिगर्स, क्या है, न्यूट्रली बैठो। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, यू आर ओनली आंसरेबल टू योरसेल्फ। हील होना है खुद के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। मैं आज ये समझती हूँ और कोशिश भी वही है। क्या मैं फुल्ली हील्ड हूँ? नो, नॉट एट ऑल। हीलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये भस्म स्नान चलता रहेगा आखिरी दिन तक। शर्त यह है कि कभी रुको मत। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंसिस्टेंसी इज़ द की। हर दिन करना होगा, रूटीन करना होगा। डिसिप्लिन इज़ फोर्स अप्लाई करके ही डिसिप्लिन इज़ नेवर स्पॉन्टेनियस। यू हैव टू फोर्सिबली डू इट। पर करो, बैठो अपने साथ, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, उसको हील कैसे किया जाता है, हील कैसे करूँ। हर इंसान का हीलिंग का टेक्निक अलग हो सकती है। रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। कैसे हील हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड इट इन अ कलेक्टिव रीडिंग। मैं कैसे स्पून फीड करूँ? इतने सारे लोग हैं, हर किसी की जर्नी अलग है, स्टोरी अलग है। आप वही रास्ता चुनो ना जो जिससे रास्ता कुछ भी हो चलेगा, डेस्टिनेशन सेम होना चाहिए। दैट इज़ हीलिंग। रास्ता आप अपने मुताबिक चुनो, नो प्रॉब्लम। हर रास्ता वही जाती है। कहाँ मर रहे हो या इम्पोर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली वही जाना है। वो गंतव्य, डेस्टिनेशन इज सेम फॉर एवरीवन। सो हील योरसेल्फ, थिंक अबाउट ऑल दिस। जितना आप ब्लेम करना बंद करोगे अपने आप को, अपने सिचुएशन को, अपने किस्मत को, यूनिवर्स को, अपने पर्सन को, थर्ड पार्टी को, हाँ आप वही पा रहे हो। मैं हम सबको वही मिल रहा है जो हम डिज़र्व करते हैं, अच्छा बुरा उस हिसाब से। अगर अच्छा लेते वक्त हमारे हाथ नहीं कांपते हैं तो बुरा लेते वक्त हाथ क्यों कांपते हैं? अच्छा जब कुछ होता है हमारे साथ हम तो अरे थैंक यू, तो जब बुरा होता है वो भी तो हमारा ही फल है। अच्छा है ना, प्रोग्रेशन हो रहा है। एनीवे, देख लो अपने लाइफ के साथ आप ही को जो करना है, आपके साथ क्या करना है ये आप ही को डिसाइड करना है। सो टेक अ वाइज कॉल फॉर योरसेल्फ। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।